एनीवेज, तो जनाब डेटा जो है ये बड़ी काम की चीज़ है। डेटा से ही आपको बड़ा कुछ हासिल होता है। आजकल की दुनिया के अंदर जितना ज़्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल है, उतनी ज़्यादा आपको पता है कि ये जो जेफ बेजोस और बाकी दुनिया में जितने बिलियनर्स बने हैं टॉप 10, उन्होंने क्या चीज़ सेल की है? जेफ बेजोस कैसे बिलियनर बन गया? क्या बेचा उसने? डेटा। मार्क ज़ुकरबर्ग क्या बेच रहा है? डेटा। गूगल क्या बेच रहा है? डेटा। कोई प्रोडक्ट नहीं है, डेटा बेच रहे हैं। सो आप डेटा में बड़ी जो है वो पावर है। इसी तरह आपके पास डेटा होता किस शक्ल में है भाई? क्यूरी लॉग्स। गूगल पे लोगों ने क्या सर्च किया? ठीक है जी, आप गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तरह तरह की चीजें सर्च करते हैं। हमारे दोस्त, आपको पता ही है, यूट्यूब पर बैठकर बच्चे इतना ज्ञान उपलब्ध करते हैं, पढ़ाई में मगन हो जाते हैं। जाते ही 5-7 लेक्चर सुनते हैं, रात को चिप्स का पैकेट और बड़ी बोतल कोकी रख के पूरी रात पढ़ाई करते हैं। पूरा सीजन जब तक खत्म नहीं होता सोते नहीं। ठीक है ना? तो वो जो क्यूरीज आप लिखते हैं वो सारा डेटा बन जाती है। या फिर आपके पास फेसबुक, रोज उठते ही हेलो गाइस, आई एम आज का नाश्ता खा लो वगैरह। क्या है ये डाटा? ठीक है, आज मैंने यहाँ पर किया है, गाइस आज मेरी चप्पल टूट गई वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी भी वॉशरूम से नहा के निकला। ये डाटा है भाई, इस तरह जनरेट हो रहा है। लोग ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, हर रोज डाटा की भरमार है जी। हर बंदा फैला, हर बंदा जो है ना वो रामचंद्र स्वामी बन के ना ज्ञान लोगों में बांट रहा है जी। हर बंदा मुल्की मुल्की छोड़े इंटरनेशनल मशवरे दे रहा है। इस वक्त अमेरिका को क्या करना चाहिए। कई लोग कहीं खबरदार ईरान की तरफ बढ़े तो ये कर रहे हैं। भाई आपका क्या काम? चुप करके रेडी लगाओ, मार्चों की बेचो है जी। दुकान पकौड़ों की और बातें करो है। तो जनाब ये सारी चीजें जिनमें डेटा आपका प्रोड्यूस हो रहा है और हम इस डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद डेटा माइनिंग की जरूरत इसलिए भी पड़ती है हमारे पास कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डेटा आना शुरू हो गया है। हमारे पास ऐसी ऐसी डिवाइसेज हैं जो पेटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट ऑफ द डेटा जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इतने लार्ज वॉल्यूम का डेटा अगर हमारे पास मौजूद है तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए। कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको मालूम है कि जो एक तस्वीर स्पेस की जो हबल लेता है वो तकरीबन 300-400 गीगाबाइट की फोटो होती है। 300 टाइम्स ऑफ द गीगाबाइट वो एक पिक्चर होती है। और उस पिक्चर के अंदर क्या होता है? जस्ट 0101 होता है। और फिर उस पिक्चर के ऊपर हम क्या करते हैं? उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम डिप्लॉय करके डार्क एरिया के लिए अलग से वैल्यूज स्ट्रिंग की जाती है। यानी हम उसके ऊपर डेटा माइनिंग डिप्लॉय करते हैं और फिर वो एक तस्वीर बनाता है, इमेज बनता है। यानी इतने बड़े डेटा वॉल्यूम के ऊपर हम डेटा माइनिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो डिप्लॉय करते हैं और फिर जाकर आपको उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है। सो हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द डेटा है और ये डेटा बड़ी तेज रफ्तारी से आता है और ये बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि एक कहा जाता है कि ये जो नासा का एक सिस्टम उन्होंने अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वेटरी भेजा हुआ है, वो 2007 में इतने बाइट्स ऑफ द डेटा जो था वो कलेक्ट कर चुका था। ये आप देख लीजिए कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा है। तो हम इतने बड़े डेटा को जो हमें हासिल होता है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कुछ ऐसी टेक्निक्स चाहते हैं जिनसे डेटा की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हासिल हो जाए। सो अगर हम इतने बड़े डेटा वॉल्यूम के ऊपर अगर एल्गोरिथम डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे तो इसमें तो बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो यूजलेस होगी, है ना? आप एक पिक्चर लेते हैं तो उसके अंदर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो कम होती है, उसमें यूजलेस चीजें भी बड़ी ऐड हो जाती हैं। कॉमन एग्जांपल, आपने एक फोटो ली, सहेलियां फोटो ले रही हैं कि खाने गए दोस्त के खाना खाने के लिए और पीछे वेटर भी आ रहा है, थाल उठाए कर रहा है। आप फोटो ले रहे हैं, सालगिरह है किसी दोस्त की, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है आजकल ये भी ट्रेंड है, घरों में नहीं सेलिब्रेट, बाहर जाते हैं 3-4 दोस्तों को चक लेते हैं और वह पहुंच जाते हैं वहां पर पेस्ट्रियां लेकर, हैप्पी बर्थडे। जैसे ही वो लम्हा आता है यादगार फोटो बनाने का, वीडियो बनाने का, पीछे से भी 3-4 लफंगे घूम रहे होते हैं, वो भी आ जाते हैं फोटो में। तो वो क्या है? अनवांटेड किस्म का डेटा। तो ऐसी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेटा की डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें से वैल्यूएबल कंटेंट रखना है और जो वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है उसको उसमें से रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हमें रिडक्शन करनी पड़ती है जो कि डेटा माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट है।
तो वो कहता है कि इतने बड़े वॉल्यूम में से यूजफुल इंफॉर्मेशन रखो, बाकी चीजों को आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। जो चीज काम की नहीं है उसको निकाल दो, ताकि आप लोग वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो जनरेट कर सके। ठीक है जी। आजकल हमारा अलमिया क्या है, ये तस्वीर आपको क्या दिखा रही है जी बेटा, क्या नजर आ रहा है इस तस्वीर में? कोई डूब रहा है। वो कहता है कि डेटा माइनिंग की, डेटा की मिसाल आजकल के दौर में, मैंने इस बुक की एक ली है तस्वीर, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहता है कि आजकल के दौर में हम डेटा के अंदर गले गले तक डूबे हुए हैं, हर चीज में डेटा है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी। हम उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा साइंटिस्ट तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास मशीन लर्निंग के साइंटिस्ट, हमारे पास डेटा माइनिंग के साइंटिस्ट नहीं, जो उस डेटा को वैल्यूएबल पैटर्न में कन्वर्ट करने के काबिल हो, ताकि हमें कोई यूजफुल चीज समझ में आए। तो वो कहता है कि डेटा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें कोई उसका कह लीजिए कोई हासिल नहीं हो रहा। जितना ज्यादा डेटा आपके पास क्वांटिटी में होता है, याद रखें उसमें से काम की इंफॉर्मेशन उतनी ही कम होती चली जाती है। ठीक है, ये भी एक चीज होती है कि जितना ज्यादा डेटा बढ़ता जाता है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर से गैर जरूरी वॉल्यूम बढ़ता जाता है। अगर हम वैल्यू वॉल्यूम का एक देखते हैं पिरामिड, तो ये आपको एक पिरामिड की शक्ल में मिलता है। सबसे पहले रॉ डेटा होता है, और ये हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। हम इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी प्रोसेसिंग करते हैं, इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग का क्या मतलब, लेबल कर देते हैं। यानी डेटा में से हमने देखा, फर्स्ट करें मेरे पास सब्जियां पड़ी थी, बहुत ज्यादा सब्जियां हैं, अब मैंने क्या किया, उनको लेबल कर दिया। टमाटर अलग कर दिए, प्याज अलग कर दिए, बीच में से जनाब बाकी चीजें अलग कर दी, लेबल कर दिया, टैग कर दिया। अब क्या हो गया, डेटा की सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का फायदा क्या होगा, भाई अगर आलूओं पर कोई रिसर्च करनी है तो सिर्फ आलू होंगे, अगर मुझे टमाटरों के बारे में जानना है तो सिर्फ टमाटर आएंगे। तो इंडेक्स कर दिया, उसके अंदर से हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दी। आलू का क्या भाव है, कितनी देर खराब, क्या आलू और टमाटर एक ही जितना टाइम गुजार सकते हैं? नहीं, टमाटर जल्दी खराब होने वाली सब्जी है। सो ये क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिलता है। हमने क्या किया, यहाँ से डेटा को हम, डेटा रॉ डेटा होता है, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आती है, और इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन से हम नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 साल पहले कंपनी प्रॉफिट में थी या लॉस में थी, पिछले साल कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, इस साल कंपनी की क्या पोजीशन है, और 3 साल का डेटा देखकर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अगले साल कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। 3 साल का जो डेटा है वो क्या है, नॉलेज, और उसके ऊपर आप क्या लेंगे, नॉलेज की बेस पर क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। हर फैसला आप किस बेस पर लेते हैं, नॉलेज की बेस पर लेते हैं। जब तक आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज होता है, कोई डिसीजन अच्छा नहीं हो सकता। मान लीजिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आ गया, लड़का विदेश में है, डॉक्टर है, जवान है, और महाना आमदनी भी तो 30-40 हजार डॉलर है, अपना घर है यूएसए में, बड़ी फर्म चला रहा है, खूबरू नौजवान है। बस एक छोटा सा मसला है, दोनों हाथ नहीं है लड़के। खिलाना और नहलाना खुद ही पड़ेगा जी, कीजिएगा शादी। और मर्दों के लिए भी ऐसी हूर तो शीदा है, पक्के कागज है उसके पास, आपको तुरंत बुला लेगी, टांगे कोई नहीं दोनों। आपके पहलों के क्या विचार है शादीशुदा। अच्छा जी, तो जिस तरह आपके दूध में वो बाजू काट के मैंने मक्खी फेंक दी, मक्खी देखा दूध पीना जरा मुश्किल हो जाता है, इसी तरह जब तक आपके पास पूरा नॉलेज नहीं होता तो भाई आप कुछ चीजों पर एग्री ना कर लिया करें। कोई भी फैसला उस वक्त तक नहीं लिया जा सकता जब तक आपके पास क्या ना हो, पूरा ज्ञान ना हो, पूरा नॉलेज ना हो। और जब नॉलेज पूरा हो जाएगा तो आप सपोर्ट लेंगे और फिर करेंगे फैसला कि कोई काम करना है या नहीं। ठीक है जी, अब आपको डिसाइड करना है कि आप
तैयार हैं या अभी सोचने का टाइम नहीं? ठीक है जी, तो ये एक पिरामिड होगा। ठीक है जी, और आप देखिए इस पिरामिड के अंदर के शुरू में रॉ स्टेजेस के ऊपर हमारे पास डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना शुरू हुए तो आपने देखा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल हमारे पास एंड पे जो डेटा है वो सिर्फ यस और नो में रह गए, यानी इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास कुछ वो टेक्निक्स हैं जिनकी डिप्लॉयमेंट के बाद हमने क्या किया है, हर स्टेज के ऊपर अपने डेटा की रिडक्शन की। ठीक है, कहीं पर हमने डेटा हासिल किया, कहीं पर हमने उसकी कोई वैल्यूज निकाली, कहीं पर हमने समरीज तैयार, कहीं कहीं पर कोई रूल इम्प्लॉय किया। सो हर जगह पर कोई ना कोई एल्गोरिथम डिप्लॉय करके तो हमने इसको कह लीजिए कि स्क्यू कर दिया है, कम कर दिया है, इसको थोड़ा कर दिया है। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ द डिजिटल डेटा आर रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग दी पोस्ट डेकेड्स। पहले क्या होता था कि हमारे पास जब भी हम कोई डेटा हासिल करने की कोशिश करते थे तो पुराने ज़माने में हमारे पास स्पेस, वी रन आउट ऑफ द स्पेस, बहुत ज़्यादा कोई डेटा स्टोर हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास ऐसे डिवाइसेस नहीं थी तो इतने डेटा को जो है वो कैरी कर पाती या उसको स्टोर कर पाती। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े डेटा के ऊपर भी हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो है वो काम कर सकते हैं और इसके ऊपर जो ग्रोथ है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। अच्छा जी, किस तरह के डेटा के ऊपर डेटा माइनिंग को डिप्लॉय किया जा सकता है? क्या हर चीज के ऊपर डेटा माइनिंग की जा सकती है या फिर हर चीज के ऊपर डेटा माइनिंग करनी चाहिए? जी क्या कहती है, हम हर चीज पर डेटा माइनिंग की जा सकती है? की जा सकती है भाई, क्यों नहीं की जा सकती? मोबाइल फोन उस पे तो डेटा को हम रीड कर रहे हैं। अच्छा देखिए, डेटा माइनिंग तो हर चीज की जा सकती है, लेकिन क्या करनी चाहिए ये क्वेश्चन, ये याद रखें। मसलन मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक छोटा सा आदमी है, वो घर के अंदर ही एक छोटी सी जनरल स्टोर चला रहा है और उसकी छोटी सी ऑडियंस है जिसपे वो उसका सारा सर्कल चल रहा है। तो उसको जो भी चीज़ें वो बेचता है, खरीदता है, जितनी चीज़ें बिकती हैं वो नोट कर लेता है और फिर जितनी चीज़ें एक दिन में वो बेच लेता है वो दोबारा जाकर मार्केट से खरीद के दुकान में वापस डाल देता है। ऐसी सूरत में अपने डेटा का हिसाब किताब रखने के लिए उसे कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जो चीज़ बिक जाती है वो नोट कर लेता। अब आप उसके पास गए, आपने कहा कि भाई इतना मुश्किल काम कर रहे हो, हर वक्त लिख रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बना देती हूँ, सॉफ्टवेयर के ऊपर लागत आएगी 25 लाख। वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लो, फिर छोटी सी ट्रेनिंग देंगे आपको 5-4 महीने की, कंप्यूटर सिखा देंगे, फिर उसके बाद आप आराम से जो चीज़ बेचेंगे उसको ऐड कर लीजिएगा और आपकी ये खपत कम हो जाएगी। बस एक बंदा रख लें, मेरा मतलब। हाँ जी, क्या ये सोल्यूशन उसके लिए इम्प्लीकेबल है? नहीं, इससे उसकी कॉस्ट बढ़ गई है और फायदा जीरो, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, यही सोल्यूशन अगर आप इम्तियाज के पास ले जाए, ये तो सुपर स्टोर है, अगर उन्होंने बंदे बिठाए हों, हर एक वो लाइन में 6 बंदे खड़े होकर लिख रहे हैं क्या बिका, आपने एक डालडा का पैकेट उठाया, पीछे एक बंदा खड़ा है और लिख रहा है डालडा गया, तो उनको ये काम सूट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि हर जगह एक ही सोल्यूशन डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, जैसा मुंह होता है वैसे ठीक है, मैं चाहता हूँ आप मुस्कुराते भी रहें, बोर ना हो जाए बिल्कुल, कई साथी तो गिरना शुरू हो गए। अच्छा जी, तो जनाब हमें कहाँ पर डेटाबेस सॉरी ये डेटा माइनिंग करनी है और कहाँ पर डेटा नहीं करनी है। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस और एप्लीकेशन में हमें मालूम है हमारे पास किस तरह के डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होते हैं। जी, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस क्या होता है? सॉरी, समझ नहीं पता ट्रांजैक्शन डेटाबेस दे लेना कि जितना दिया लेन देन, हाँ लेन देन को हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। जी आप एग्री करेंगे? जी
ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में हम वो डेटा मानते हैं जिसके अंदर आपने सिर्फ डेटाबेस को तब इस्तेमाल किया जब आपने डेटाबेस में से कोई चीज लेनी है या कोई डेटाबेस को कोई चीज देनी है। जैसा कि आप मार्केट में जाते हैं या फिर आपने वो आपके पास होगा वो जो होता है चौड़ा सा एटीएम कार्ड होगा आपके पास, तो जब आप उसको मशीन में डालते हैं तो वो क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। सो हर वो काम जो किसी डेटाबेस में उस वक्त किया जाए जब आपने डेटाबेस के साथ कोई एक खास टाइम में लेन देन करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल। उनके लिए अलग से डेटाबेस होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए अलग जगह होती है जिसे डेटा वेयर हाउस कहते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें टेबल्स आपस में इस तरह से जुड़े जाते हैं कि वो एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल के साथ आपस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी की के साथ बदला होता है, दैट इज कॉल्ड द रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा जी, एडवांस डेटाबेस और एडवांस एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास सेंसस का डेटा आता है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, टाइम सीरीज है, स्ट्रक्चर्ड है, स्पैटिकल डेटा है, मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, वो हमारे पास हर तरह का डेटा है। लेकिन सवाल फिर वही है, करना है या नहीं करना, इसकी कॉस्ट और इसकी जरूरत देखकर हम इसका फैसला करते हैं। बात अब किसी चीज का ना करना उससे करने से बेहतर होता है, ठीक है जी, तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप देख लीजिएगा किस तरह का डेटा क्या होता है। ये भी बिहेवियर्स भी आप लोग देख लेंगे कि मोबाइल डेटा का बिहेवियर किस तरह का डेटा, जैसे कि जीपीएस का डेटा क्या होता है, सिग्नल की शक्ल में होता है ऑब्वियसली, या टेक्स्ट की शक्ल में होता है जो हम लोग भेजते हैं, या फिर कॉल्स के रिकॉर्ड्स की शक्ल में होता है जब हम कॉल्स को करते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप का डेटा और उनकी आपस में क्या डेटा टाइप्स हैं ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये स्लाइड ऐड की है जिनका थोड़ा सा डेटाबेस में कॉन्सेप्ट भुला चुके हैं, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। याद रखें कि जब हम डेटा की बात करते हैं तो हमेशा डेटा को हम टेबल के अंदर सेव करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा हमेशा किस फॉर्म में सेव होगा? टेबल की फॉर्म में। तो टेबल क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स जी। और हमारा जो हर कॉलम होता है ये एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट क्या होता है? खूबी, प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसा कि एंटिटी, एंटिटी क्या होता है? हर वो चीज जो अपना वजूद रखती है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। हर वो चीज चाहे वो हमें नजर आए या ना आए, लेकिन अगर उसका वजूद है, अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? एंटिटी कहेंगे। जैसे हवा है, हमें नजर नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। कैसे? हमें कैसे पता चलता है? एट्रीब्यूट से। हवा चलती है, उसके पार्टिकल्स हम फील करते हैं, उसकी रफ्तार को महसूस करते हैं, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉलम्स के अंदर क्या होंगे? हमेशा डेटा के एट्रीब्यूट, और जो रोज होती है उसके अंदर हम अपने डेटा का रिकॉर्ड रखते हैं। हर एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने सोचा कि हम इसको कर लें रिमाइंड। अच्छा जी, हमारे पास डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स की कुछ टाइप्स हैं। ये मैं चीजें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब हम अगला चैप्टर में जाएंगे ना तो वहां पे हम लोग एट्रीब्यूट की बात करेंगे। मैं आपको कहूंगा कि कैटेगोरिकल डेटा निकाल लो, तो फिर आप सोचने पड़ेंगे ना कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, या फिर ये न्यूमेरिक डेटा किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि नेक्स्ट ये हमें हर जगह पर इस्तेमाल करने हैं जी। कैटेगोरिकल डेटा, भाई हमें मालूम है हर वो डेटा जिसको हम कैटेगरी के तौर पर इस्तेमाल कर सके, मिलाकर इस्तेमाल कर सके, वो हमारा जो है वो कैटेगोरिकल जो है वो डेटा कहलाता है। जैसा कि किसी चीज को कहते हैं कि भाई आज जो है आपका ये लेक्चर कैसा रहा, आप इसको रेट करें, गुड था, बेस्ट था, बेटर था, वर्स्ट था, तो ठीक है, ये कैटेगरीज है। तो बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो हमेशा हमें कैटेगरीज की शक्ल में मिलता है। मसलन कलर्स है, हमें कैटेगरी की शक्ल भी मिलेंगे ना, उनकी अपनी कोई क्वांटिटी होती नहीं, तो हम उनको कैसे कैटेगरीज में गेज करते हैं। ये रेड कलर के बॉल्स हैं, ये मतलब मुख्तलिफ कलर के अगर आपके पास बॉल्स हैं तो आप उनको कलर्स की बेस के ऊपर सेग्रीगेट करेंगे। रेड बॉल एक थैले में डाल देंगे, ब्लू एक थैले में डाल देंगे, ब्लैक एक थैले में डाल देंगे। सो ये कैटेगरीज बन जाएगी, इनको हम कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। उसके बाद नॉमिनल डेटा, इसके अंदर दो तरह के डेटा होते हैं। वंस अगेन आप लोग डेटाबेस में पढ़ के आए होंगे, मुझसे अच्छा जानते हैं। नॉमिनल डेटा होता है और एक ऑर्डिनल डेटा होता है। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि तरतीब में होगा डेटा, डेटा ऑर्डर में होगा। जैसे कि कोई चीज
आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, बिग और स्मॉल ऑर्डर, एवरेज में लो और एवरेज में ज्यादा का ऑर्डर, कोई ना कोई ऑर्डर रखेगा तो हमारा ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। और नॉमिनल डेटा जिसमें कोई खास ऑर्डर नहीं होता, वो किसी भी तरतीब में लिखा जा सकता है, हम उसे कहते हैं कि ये नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये उसके थोड़ी आगे से एग्जांपल भी हमारे पास दी गई है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा, ये भी हमें बड़े अच्छे से मालूम होता है भाई, हर वो चीज जिसके अंदर बदलाव या किसी मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के लिए बीच में आने वाली, जब वो हर पॉइंट को टच करता है तो ऐसे डेटा को हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस डेटा है। जिसकी कॉमन एग्जांपल टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक गाड़ी है 0 की रफ्तार पर खड़ी है, 80 पर जाने के लिए वो हर पॉइंट से गुजरेगी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 10 फिर इस तरह आगे वो एक एक पॉइंट करके बढ़ेगी। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस डेटा है। और इसके अगेंस्ट डिस्क्रीट डेटा, ऐसा डेटा जिसकी वैल्यूज में सडनली, जिसकी स्टेट में सडनली चेंज आ जाए, जिसकी स्टेट में एक अचानक तब्दीली आ जाए। जैसा कि कोई सिग्नल था 0 पे था, अचानक से ऑन हो गया, ठीक है ना, 0 से 1 हो गया, फिर कुछ देर वो बन रहा टी टाइम के लिए, तो टाइम 1 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 100 सेकंड हो सकता है, फिर अचानक से क्या हो गया, बंद हो गया, 0 हो गया, 1 से फिर 0 हो गया। तो ऐसा डेटा क्या कहलाता है, ऐसा डेटा हमारा डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास स्पेशल केसेस में बाइनरी डेटा होता है, यानी ऐसा डेटा जिसके अंदर सिर्फ हमेशा 2 वैल्यूज में हम अपनी कीमत को मेजर करेंगे, गुड एंड बैड, 0 एंड 1, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट एंड रॉन्ग वगैरह, सिर्फ 2 चीजों में हम इसे गेज करेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा बाइनरी डेटा है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि सारी डेटा माइनिंग में हम इन्हीं चीजों के साथ खेलेंगे, और हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, तो मैंने सोचा हम इसको एक बार जरा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाए न्यूमेरिक रिकॉर्ड ऑफ डेटा हम कैसे रखते हैं। भाई न्यूमेरिक डेटा का जो रिकॉर्ड होता है, हम अपना अगर तो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में रखेंगे और हम उसकी कुछ तरतीब जो है वो इस तरह से लगा देंगे कि ऊपर हमारे पास एट्रीब्यूट होगा और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को नोट करते चले जाएंगे। और हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिनके अंदर जो वैल्यू होती है वो फिक्स तरीके से प्रेजेंट की जाती है। जैसा कि देखें, अगर हम बात करते हैं लेटर्स की, तो लेटर्स के अंदर उनकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, डायनामिक रखते हैं ना आप तो प्रोग्रामर है, तो क्या करते हैं आप हमेशा नेम को डायनामिक रखते हैं कैरेक्टर्स में, वार्चर में, ताकि किसी का नाम अली है 3 कैरेक्टर्स में आ गया, किसी का नाम बड़ा है तो वो उससे आगे लेंथ को ले जाता है। न्यूमेरिक में आपकी जो लेंथ है वो आपने फिक्स कर दिया, आपने इसको राउंड अप करके इशारे के 2 वैल्यूज के बाद कहाँ से सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी या 4 वैल्यूज आएंगी या 6 वैल्यूज आएंगी, तो ये तरह का जो डेटा होगा दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है, तो बंदा जानते हैं व्हाट आर द डेटा डायमेंशन। जी, क्या होती है डेटा की डायमेंशन, व्हाट इज द यूनिवेरिएट डेटा, नहीं मालूम जी बेटा, नहीं मालूम जी आप, हाँ रोज एंड कॉलम्स होते हैं लेकिन 1 डायमेंशनल। देखिए यूनिवेरिएट डेटा, अगर आपके डेटा का सिंपल समझाता हूँ, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, याद रखें, अगर आपके डेटा में एक ही वेरिएबल है, क्या है, एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ओनली एक्स की कोई वैल्यू है, आपके पास एक सेट है, आप कहते हैं जनाब मेरे पास टमाटरों का एक कर्टन है, टमाटर टी से रिप्रेजेंट किया और उसमें मेरे पास 100 टमाटर है, एक ही वेरिएबल है ना, टमाटर, ओनली वी आर डीलिंग ओनली विद द टमाटर, 1 वेरिएबल, तो वो क्या होगा, यूनिवेरिएट। क्या होगा, यूनिवेरिएट 1 वेरिएबल डेटा, सिंगल डायमेंशन। अगर टमाटर के साथ साथ आलू आ गए, अब कितने हो गए वेरिएबल, 2, अब क्या हो गया, 2 डायमेंशनल। अब प्याज आ गया 3 डायमेंशनल, भिंडियां आ गई 4 डायमेंशनल। इसी तरह जैसे जैसे बढ़ते 2 के बाद क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल, क्या हो गया, मल्टीवेरिएट। अब हम इसे क्या कहेंगे, मल्टीवेरिएट डेटा कहेंगे। पहले क्या था, जब सिर्फ मेरे पास टमाटर थे तो यूनिवेरिएट था, और जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए तो आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, जिसमें डेटा की कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि सिंगल है, मैरिड है, कोई बंदा, कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं किसी का अगर मैरिटल स्टेटस लेना हो,
मतलब सिंगल होगा या फिर वो मैरिड होगा। ठीक है जी। जी बीच में कुछ होगा, डाइवोर्स हो, उर्दू में क्या कहते हैं, रंडवा। देखिए कैसा मंजूस किस्म का लफ्ज़, सॉफ्ट लफ्ज़ भी हो सकता है जी। नहीं आप वो बेवा होती है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं बंदा अगर किसी एक इंसान की अगर बेगम खुदा न खास्ता वफात पा जाए, वही तो कह रहा हूँ ना, वही वो तीसरी कैटेगरी हो गई ना। अच्छा तलाक याफ्ता को क्या कहेंगे? नहीं उसको उर्दू में क्या कहेंगे? नॉन मुतल्लक़ है, नॉन मुतल्लक़। अल्लाह माफ करे जी भाई, मैं तो कहता हूँ कि दो ही कैटेगरीज होनी चाहिए, तीसरी चौथी का अल्लाह ताला हर एक को। लेकिन आजकल तीसरी चौथी का नहीं अल्लाह अल्लाह वकील होती है तो ऐसी क्लास में होती दूसरी आप भी ना डायरेक्शन। अच्छा जी नहीं जनाब, सो कैटेगोरिकल डेटा में क्या होता है कि हम डेटा की कैटेगरीज जो है वो डिफाइन कर देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, टैक्स की कैटेगरी बन गई हाई मीडियम एंड लो, और यहाँ पर कैटेगरी है चीट की, क्योंकि बंदा आपको टैक्स में चीट कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर वो उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। अच्छा ये बताएं जो टीआईडी है ये क्या है, क्या ये कैटेगोरिकल डेटा है? नहीं भाई ये न्यूमेरिकल डेटा है, सीधे नंबर आ रहे हैं, ये वाला सीधे नंबर है, ये आपके पास जो है ये कैटेगोरिकल। लेकिन इसमें भी आगे टाइप्स होती हैं, टू कैटेगरी जिसको हम बाइपोलर कहते हैं, इसमें सिर्फ 0 और 1 या राइट और रॉन्ग, यस और नो होता है। और कुछ मल्टी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं जिसमें हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो 3 होगी, और यहाँ पर यस नो है, तो ये सिर्फ दो कैटेगरीज को डिफाइन करता है। आगे आ जाएंगे। अच्छा जी डॉक्यूमेंट्स का डेटा आपको कुछ देखने में मिलता है आमतौर पर, अगर आप डेटाबेस में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पर वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पर उनका नीचे आपके पास रिकॉर्ड वैल्यूज आ जाते हैं, जिसे हम उनका टाइटल भी कहते हैं। तो आमतौर पर डेटा इस तरह भी आपके पास सेव किया जाता है। ट्रांजेक्शनल डेटा, जैसे मैं भी आपको कह रहा था कि एक कस्टमर आया और उसने पहले दिन जब आया तो उसने ब्रेड कोक और मिल्क खरीदा, ठीक है जी। उसके बाद जब दूसरे दिन आया बियर और ब्रेड खरीदा, अच्छा वेरी नाइस। तीसरे दिन आया बियर कोक और डाइपर खरीदा, ये समझ नहीं आया, साथ दूध भी लिया, शायद ज्यादा पानी पीने से इंसान हो सकता। 12 चौथा बियर ब्रेड और फिर डाइपर और फिर दूध, अच्छा। पांचवा कोक और डाइपर और मिल्क। सो जनाब ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे आप एटीएम में पता कार्ड घुसाते हैं और फिर नंबर डालते हैं और फिर उसमें से मोटा कैश निकालते हैं, और कई लोग बस वैसे ठंडी हवा लेने के लिए, भी गर्मी आगे आ रही है, शिनाख्ती कार्ड घुसा के बैठे होते हैं। तो जनाब आगे चलते सीक्वेंस डेटा, एक खास तरतीब में अगर जब डेटा होता है तो हम कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस ऑफ द डेटा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ABC एक सीक्वेंस है, A, C और D का एक सीक्वेंस है। इसी तरह जब भी कोई डेटा किसी खास तरतीब में आएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा डेटा जो है सीक्वेंस है। आमतौर पर जो लिमिट्स होती हैं, जो हमारे पास ये सेट डेटा होता है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल डेटा होता है। आमतौर पर जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस होती हैं उनको जब हम कंपेयर करते हैं सीक्वेंस डेटाबेस के साथ, तो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास आइटम्स का सेट होता है, जबकि सीक्वेंशियल डेटाबेस में हमारे पास जो है वो सीक्वेंस दिए जाते हैं कि इस सीक्वेंस में आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है जी। ऑर्डर डेटा, एक खास तरतीब में अगर आपके पास अगर डेटा है तो हम कहेंगे कि जनाब आपका जो डेटा है वो ऑर्डिनल है, यानी कि तरतीब में है, ऑर्डर के साथ एक तरतीब में मौजूद है। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, हर जो डेटा है उसमें एक तरतीब दी गई है, यानी कि G है, फिर T है, फिर C है, फिर G है, फिर C, यानी कि इसको खास एक तरतीब में जब डेटा को लगाया जाता है, कोई भी ऑर्डर आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, आप उसका कोई भी सीक्वेंस दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये सोच कर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये G, T और C का ऑर्डर है, अरे नहीं भाई नहीं, ऑर्डर ये नहीं है। क्या है ऑर्डर? जी भाई इस डेटा में ऑर्डर क्या है? अच्छा वो मेरे दिमाग में आ गया, वरना जी जी बेटा आप जी खातून क्या ऑर्डर है इसमें? अरे भाई ये खास नंबर ऑफ रोज हैं और खास नंबर ऑफ कॉलम, ये है इसमें खास।
ठीक है, यानी अगर पहली में अगर आपने ये कोई अगर इसको हम 50 मान लें तो दूसरे में भी 50 है, तीसरे में भी 50 है, अगर हम इसको 20 मान लें तो पहली कॉलम में भी 20 इस तरह से वर्ड वाला भी हो सकता है। एक तरकीब मैंने आपसे अभी कहा है कि आप कोई भी तरकीब इसमें मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंट आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है, हो सकता है जीटी का वो पैटर्न बने ना बने, लेकिन ये आपको तरतीब मिल रहा है। टाइम सीरीज में जो डेटा होता है वो एक सीरीज में होता है, आप देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस मैटर में आपको नजर आता है, और हमेशा ये 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन पर गेज किया जाता है। टाइम सीरीज के अंदर यूनिलैटरल डेटा भी होता है, लेकिन आपको नॉर्मली ये इस तरह के बिहेवियर में नजर आता है, जहाँ पे आपके पास एक तरफ टाइम होता है और दूसरी तरफ कोई ना कोई और फ्रीक्वेंसी या कोई और चीज होता है डेटा का। अच्छा, ग्राफ का डेटा, यानी कि ग्राफ के डेटा के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसके अंदर वो उसको मेंटेन करते हैं। वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं, बेटा बढ़िया है। अब क्लास के स्टूडेंट हैं या वैसे ही चलते फिरते आप? हाँ? जी अच्छा, बेटा कहाँ फंस रहे हो? आते ही क्यों? जी आपको दिल की अथाह गहराइयों से हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं कि कृपया अगली बार जरा जल्दी आइए। जी देखना, तो जब हम बात करते हैं ग्राफ डेटा, तो ग्राफ का जो डेटा होता है उसके अंदर हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन और फिर उसका कुछ एम्पलीट्यूड होता है। मतलब अगर मैं इसे कोई पॉइंट लोकेशन का मान लूं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के दरमियान कितना डिस्टेंस तय हुआ, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ। ठीक है जी, और इसमें आप देखते हैं कि डायरेक्शन भी बड़ा मैटर करती है। सो ये हमारे पास ग्राफ का भी डेटा होता है, और आमतौर पर ज्यादा डेटा आप इस तरह का हमारे पास रहा है। टाइप ऑफ द डेटा में न्यूमेरिक डेटा हमें पता है नंबर्स को, कैटेगोरिकल डेटा हमें पता है जिसमें डेटा कैटेगरीज में होता है, और सेट डेटा जिसके अंदर डेटा को हम सेट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि छुट्टी कांटों का सेट, एनिमल्स का सेट, फ्रूट का सेट वगैरह वगैरह, या फिर ऑर्डर सीक्वेंस और ग्राफ डेटा, ये सारी चीजें हमने दिखाई हैं और हमने इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करा है। अब हमारे पास अगर डेटा है इस तरह का तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमारे पास किसी का ये ट्रांजैक्शनल डेटा मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है और नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो हम यहाँ से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको कोई डेटा माइनिंग एल्गोरिथम डिप्लॉय करेंगे, हम अगर इसके ऊपर मार्केट बास्केट एनालिसिस या ए प्रायोरी एल्गोरिथम या कोई और एल्गोरिथम डिप्लॉय करते हैं, तो हम इसमें से कस्टमर का शॉपिंग पैटर्न निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर आप कभी किसी बड़े शॉपिंग मॉल्स में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो चीजें होती हैं, जो रैक्स लगे होते हैं, वो एक खास तरतीब से लगाए जाते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है जी नहीं वो सबसे आखिर पे होती है, ताकि आप पूरा चल के जाएं। रास्ते में आपके साथ अगर बच्चे हैं तो दामन खींच खींच के बच्चे आपसे नूडल्स भी पकड़ने, जूस भी उठा लें, कोई छोटा मोटा खिलौना या फिर कोई ऐसी चीज जो आप खरीदने नहीं निकले थे घर से, बीच में ही कोक आ गई। मान लीजिए अगर आप चीनी लेने गए हैं, चीनी आटा शाटा बहुत ज्यादा यूज होता है और उसके काउंटर शुरू में लगा दिए जाए, बोतलें आखिर में हो, तो बोतलों की बिक्री कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो बच्चे पहुंचे, आइसक्रीम अगर ऊपर वाली मंजिल पे रख दें, बिकेगी नहीं बिकेगी, कौन जाएगा ऊपर, जो जाएगा वो ही देखेगा ना आइसक्रीम पड़ी। तो ये इन चीजों से डिसाइड किया जाता है कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, जो ज्यादा बिकने वाली चीज है उसको सबसे आखिर में रखो, और जो बहुत कम बिक रही है उसको सबसे आगे रखो, उस पर सेल लगा दो। ठीक है जी, उसके ऊपर क्या करो, डिस्काउंट दो। साबुन नहीं बिक रहा अगर आपका तो उसके साथ कोई लोशन अटैच कर दो, पाउडर लगा दो, ताकि जो पाउडर लेने वाला है वो तो साबुन ले ले। ठीक है, नहीं जनाब, हम इस तरह के पैटर्न से, अब हमने क्या देखा, पहले दिन बंदा आया उसने ब्रेड कोक और मिल्क खरीदी, दूसरी बार उसने ब्रेड और बियर, तीसरी बार उसने बियर और ब्रेड, यानी हमने उसकी 5 ट्रांजैक्शन ली और हमने ये देखा कि ये बंदा ब्रेड बड़ी खा रहा है, यकीनन ये बंदा मोटा होगा। और आपने सुना होगा लॉजिक, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को सुनाया था कि लॉजिक बड़ी जरूरी चीज होती है। इससे चौधरी साहब का जो बेटा था वो बाहर से पढ़ के आया तो उसके बाप ने पूछा, उसने कहा बेटा पढ़ाई का फायदा, उसने कहा भाई लॉजिक,
इंसान को मंतक आती है। उसने कहा मंतक का क्या फायदा है? कहता है कि इंसान को आगाही मिलती है उसको, उससे क्या होता है? कहता है वो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेता है। कहता अच्छा कैसे? उसने कहा देखें जी, फर्ज करें आप मुझे बताएं आपके घर में कुत्ता है। वो कहता है जी है। कहता है इसका मतलब है आपका घर बड़ा वसी है। उसने कहा हाँ जी। उसने कहा इसका मतलब है आपके पास कोई जानवर वानवर भी है? उसने कहा हाँ जी जानवर भी हैं। नहीं आपको कोई डेरा शेरा भी होगा? उसने कहा हाँ जी डेरा भी है। उसने कहा डेरा है तो ज़मीनें भी होंगी? ज़मीनें भी हैं। उसने कहा ज़मीनें हैं तो कुछ शादी भी होगी, अब अमीर आदमी है। उसने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। उसने कहा अमीर आदमी है तो इसका मतलब है कि आपकी वालदा जो है ना बड़ी नेक खातून है जिन्होंने आपके लिए बड़ी दुआएं की हैं और आपको इतना सब मिला है। उसने कहा हाँ यार बात समझ में आ गई। अब चौधरी साहब एक दिन बैठे थे तो उन्होंने अपने वो काम करने वाले मुलाजिम को कहा यार तू भी कुछ पढ़ लिया कर, सीख ले कोई। उसने कहा जी पढ़ाई से क्या मिलता है? उसने कहा लॉजिक समझ आती है। ऐसी बंदे को आगे ही मिलती है। उसने कहा चौधरी साहब वो क्या होती है? मैंने लगा ये बता शरीफू तेरे घर में कुत्ता है? उसने कहा जी साहब कुत्ता तो कोई। उसने कहा यार बड़ा अफसोस है तेरी माँ को शरीफ औरत नहीं लगती। उसने कभी दिल नहीं सवाई नहीं। तो भाई हमने शरीफू लॉजिक अप्लाई करके तो देखा है कि भाई साहब 5 बार आए, 4 बार दूध खरीदा है। ठीक है ना? तो हमें पता चला कि ये भाई साहब 6ठी बार जब आएंगे तो ज्यादा चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि ये क्या खरीदेंगे? दूध खरीदेंगे। लिहाजा हमारी दुकान में या शॉपिंग मॉल में दूध जरूर होना चाहिए। तो ये फायदा होता है माइनिंग का। ठीक है जी। अच्छा जी, एक फायदा प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हमें पता चलता है कौन सी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखिए सबसे गैर जरूरी प्रोडक्ट कौन सी लग रही है आपको? इस वक्त तो कोक मेरा है कोक 3 बार आई है। अच्छा डायपर डायपर भी 3 बार हो। रेड 2 बार है। अच्छा ब्रेड कितनी बार आई है? 3 बार। और हम देखेंगे कि भाई कौन सी प्रोडक्ट जो है उसको कहाँ प्लेस करना है विद रेफरेंस टू देयर नंबर ऑफ जो भी वो उसकी कितनी वो दे रहे हैं लोग सेल है। उसके बाद हम उसकी कैटलॉग बना सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ किसके साथ आ रही है। या फिर वो देखते हैं ना आप लोग के दूध में भी एग्जाम होती हैं। छोटा वो एक पाव वाला डिब्बा होता है, एक आधा किलो वाला है, साशे में आता है। तो हम ये कैटेगरीज भी आगे कर सकते हैं कि कौन सा दूध ज्यादा बिक रहा है। भाई ज्यादा लोग लीटर का डब्बा खरीद रहे हैं या फिर वो छोटे पैकेट्स पौवे खरीद रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीजें ध्यान में रख के रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कौन सी चीज जो नहीं बिक रही हम उसको कम कर सकते हैं और जो ज्यादा बिक रही है उसकी सप्लाई को हम ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये डेटा माइनिंग का फायदा है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अगर कोई सर्च इंजन जो है वो लगाते हैं तो उसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म की जो क्यूरीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम पेजेस ब्राउज कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, एड्स क्लिक कर सकते हैं। और इसमें हम यूज़र आईडी और टाइम स्टैम्प वगैरह नोट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र जो है वो किस वक्त लॉगिन हुआ, किस आईडी से लॉगिन हुआ और कितनी देर वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद रहा। तो इस तरह के डाटा से हम इस तरह की चीज़ें माइन कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा? टाइम स्टैम्प से क्या पता चलेगा? मान लीजिए आप आला तलीम के हसूल के लिए रात को आप बैठे दिया, आपने यूट्यूब खोला, साथ आपने 1.5 लीटर कोक रखी और 2-4 वो लेस के पैकेट्स और आपने तालीम शुरू कर दी हासिल करनी और सुबह तक आप देखते रहे अपनी लेक्चर्स को। तो हम टाइम स्टैम्प से अंदाजा लगाएंगे कि आपने कितना वक्त जो है आज अपनी तालीम को दिया, आज आपने कितनी देर अपने लेक्चर की स्टडी की। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से टाइम स्टैम्प से निकाल। इसके अलावा डेटा के साथ माइक्रो किस्म का जो डेटा होता है उसके ऊपर चिप्स कैलकुलेशन, कितनी वोल्टेज कितना करंट चाहिए, तो ये डेटा के साथ हम कर सकते हैं। अच्छा जी, डेटा माइनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई कमर्शियल रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो डेटा माइन करते हैं ताकि वो देखेंगे यूजर के ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है जी, आजकल किस जगह में कौन सी चीज बिक सकती है। जैसे कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में दुकान खोले कपड़ों की, 5-7-10 करोड़ रुपया लगा के वेस्टर्न ड्रेसेस की यहाँ पर दुकान खोल दे, बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। या कोई बंदा जाकर अमेरिका में बुरके बेचना शुरू कर दे,
सो ट्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है बिजनेस जहाँ पर भी शुरू करना है वहाँ पर देखना है आपने। मसलन आप इंडिया में चले गए हैं या फिर किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर हिंदू रहते हैं और आपने बड़े की दुकान लगा दी वहाँ पर, बड़े के कबाब बेच रहे हैं, बड़े गोश्त बिकेंगे नहीं बिकेंगे। यहाँ पर आप बड़े लजीज बड़े सस्ते शुगर के कबाब बेचने शुरू कर देंगे, कोई नहीं खरीदे, नाम सुनते ही दिन आने लग गई। तो हमें ये ट्रेंड देखना है मेरे भाई, वो सारी दुनिया पोर्क खाती है लेकिन हमें ट्रेंड देखकर ये काम करना है कि किस, यानी कि आप देखें ना दुबई के अंदर लेदर जैकेट की बंदा दुकान डाल रहा है या वो जाकर साइबेरिया में कच्छे बेचने लगे। तो ट्रेंड ये कहाँ से पता चलते हैं?